हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गीतांजलि आईएएस क्लासेस में। आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज आप पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक होगा। साइंस में आपका सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक है और उसमें जो है आपके साइंस की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि साइंस का जो पोर्शन आता है उसमें से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये भी ध्यान रखना कि उसमें कोई भी आसान टॉपिक नहीं आता है। ठीक है, कभी सोचते हो कि भाई वैसे ही आ जाएगा आसान, तो ऐसे भी आसान नहीं आता है। उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। एनटीपीसी के लिए थोड़ा अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, इसलिए उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से अच्छी प्रकार से जो है थोड़ा डीपली जा करके टॉपिक को पढ़ना है। और साइंस को भी थोड़ा गहराई में जा करके पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके आपका उसमें सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज उसमें ऐसे ही रह जाओगे भाई। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से पढ़ना है। आपका साइंस कराएंगे हम, साइंस को पूरे कराएंगे। ठीक है, जितना भी हो सकता है, जितना भी एग्ज़ाम में आता है, जितना भी आएगा हम उसको आपका करा देंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लासेस में जाना चाहते हैं, हमारे कोचिंग स्टार्ट हो चुका है ऑफलाइन, तो आप वहाँ पर गीतांजलि क्लासेस में आ सकते हैं और वहाँ पर अपने नाम लिखा करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे यहीं से पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन आपके करना चाहते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो जिनके पास उपलब्धि है, जो चाहते हैं कि ऑफलाइन करना चाहें, तो वो ऑफलाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़ा और बेटर मिल जाएगा। ठीक है, देखो ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कुछ तो डिफरेंस होता है। जितना हम तो पूरी मेहनत करते हैं, हम तो यहाँ पर भी वही मेहनत देंगे और आपको ऑफलाइन में भी वही मेहनत दी जाती है। ठीक है, लेकिन बच्चा जब सामने होता है फेस टू फेस, तो उसका थोड़ा सा इंप्रेशन अलग पड़ता है, उसका थोड़ा सा जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। बस ये बात है। ठीक है, जो बच्चा ऑफलाइन आए वो ऑफलाइन आ सकता है, अदरवाइज जो करना चाहे वो यहीं से कर सकता है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज आपका केमिस्ट्री का टॉपिक होगा, तो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री देख लेते हैं क्या होता है उसमें। ठीक है बच्चों, चलिए आइए। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में देखते हैं हम आपका सबसे पहले क्या होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री किस शब्द से बना हुआ है आपका, इससे बोला जाता है कि जो केमिस्ट्री बना है आपका एक कीमिया शब्द से बना था। किससे बना है आपका, कीमिया शब्द से। ठीक है, आपसे पूछ ले केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है, केमिस्ट्री के जनक, तो केमिस्ट्री के जो जनक कहा गया है वो लेवोजियर को कहा गया है बच्चों। किसे कहा गया है, लेवोजियर। तो लेवोजियर को ही केमिस्ट्री के जनक कहा गया है। ठीक है, अब लेवोजियर ने क्या दिया था, लेवोजियर ने जो हाइड्रोजन है आपकी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जो नाम दिया था, तो वो नाम भी किसने दिया था, वो लेवोजियर ने दिया था। हाइड्रोजन को नाम जो दिया गया था वो किसने दिया था, वो लेवोजियर ने ही दिया था। लेकिन इसकी जो खोज की थी हाइड्रोजन की, आपसे पूछ ले इसकी खोज किसने करी। तो खोज के बारे में जब आपसे पूछा जाए, आपने सुना हो हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम, हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक थे आपके। क्या थे बच्चों, हेनरी कैवेंडिश नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या हाइड्रोजन की खोज की थी। लेकिन हाइड्रोजन को जो नाम दिया गया वो नाम लेवोजियर के द्वारा ही दिया गया था। और इन्हें ही क्या कहा जाता है, इसका जनक कहा जाता है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का या रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, वो आपका लेवोजियर को कहा जाता है। इन्होंने भी जो भी जितने भी तत्व हैं, ऐसे तत्वों के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, इन्होंने क्या किया भाई, तत्वों के बारे में अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, इन्होंने क्या किया, सभी तत्वों के बारे में क्या किया, अध्ययन किया और उसी के सिद्धांत को दिया। उसी के आधार पे क्या कहा जाता है, इन्हें केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो सबसे पहली बात अब हम इसमें समझते हैं, इसमें सबसे पहले क्या आता है, केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है। सबसे पहला पॉइंट आता है परमाणु, परमाणु एटम। तो एटम क्या होता है आपका। ठीक है, सबसे पहली बात आती है आपकी परमाणु की। तो अब बच्चों यहाँ पे समझना, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि एग्ज़ाम है आपका, एग्ज़ाम एनटीपीसी का है, रेलवे का है, तो उसमें बहुत जल्दी काफ़ी कम समय रह गया है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड से कराना पड़ेगा। आपके सारी साइंस है, आपकी जियोग्राफी भी है, उसमें आपका हिस्ट्री भी कराना है। ठीक है, और तीनों साइंस भी करानी है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एनटीपीसी के लिए वो सारे कराने पड़ेंगे। इसलिए आपको क्या है, थोड़ा स्पीड के साथ चलना पड़ेगा और स्पीड से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आइए। तो परमाणु क्या होता है आपका, एटम। तो बच्चों सबसे पहली बात क्या है आपका, एटम। तो एटम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में अवधारणा किसने दी, सबसे पहले इसके बारे में महर्षि कणाद ने बताया था।
महर्षि कणाद। सबसे पहले पूछा जाता है कि एटम के बारे में जो अवधारणा दी गई है सबसे पहले किसने दी अवधारणा, तो महर्षि कणाद ने दी थी अवधारणा। उन्होंने बताया कि जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ बनते हैं, उन सबका जब विभाजन किया जाता है, उनको विभाजित किया जाता है, तो सबसे छोटा कण निकलता है। जो सबसे छोटा कण निकलता है उसे ही कहते हैं हम परमाणु, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। एक अविभाजित कण निकलता है जब किसी पदार्थ या तत्व को हम विभाजित करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें से क्या होता है, उसमें से एक पदार्थ निकलता है। एक पदार्थ जो सबसे छोटा होता है, सबसे सूक्ष्म होता है, उससे छोटा कोई भी पदार्थ नहीं हो सकता, उसे ही हमने क्या नाम दिया, परमाणु। तो वो किसने बताया, वो आपका महर्षि कणाद ने बताया। ठीक है बच्चों, इसको नोट करना, नोटबुक में लिखते रहना कि महर्षि कणाद ने क्या बताया। महर्षि कणाद ने यही बताया कि जो आपका पदार्थ होता है, कोई तत्व होता है, सूक्ष्मतम कण होता है, जब उसको विभाजित किया जाता है वह छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाता है। तो वह सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा होता है, वह सूक्ष्मतम कण आपका परमाणु कहलाता है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। सबसे छोटा कण जिसे अविभाज्य कहा जाता है। तो अविभाजित कण आपसे पूछा जाए वो भी कौन सा होता है, आपका परमाणु। ठीक है बच्चों, अविभाजित कण, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तो अविभाजित कण भी आपका इसे ही कहा जाता है, एटम को। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कौन सा कण है जिसे अविभाजित कहा जाता है, जिसके हम विभाजित नहीं कर सकते, इससे छोटा कोई भी कण नहीं बन सकता। परमाणु सबसे छोटा कण होता है, इससे छोटा कण कुछ भी नहीं बन सकता है। ये बात आपकी बताई किसने, महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताई थी। फिर धीरे धीरे आपके आते चले गए वैज्ञानिक। ठीक है, तो वैज्ञानिक आते गए तो उन्होंने भी अपनी अपनी अवधारणाएं दी, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते चले गए भाई। ठीक है, तो इनके बाद इन्होंने बताया कि जो तत्व होता है, तत्वों का जो सूक्ष्मतम कण होता है उसे कहते हैं, कुछ बात होता है कि तत्वों का सूक्ष्मतम कण क्या होता है बच्चों, वो परमाणु होता है। लेकिन अगर पदार्थों का पूछा जाए कि पदार्थों का सूक्ष्मतम कण वो आपका अणु बताया गया। ठीक है, लेकिन जो किसी भी पदार्थ का, किसी भी द्रव्य का, किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम या सबसे छोटा कण पूछा जाए तो वो आपका परमाणु होता है, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अणु किस में भाग लेते हैं, अणु लेते हैं आपकी क्रियाओं में, अभिक्रिया में भाग लेते हैं बच्चों, ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके अभिक्रिया में भाग लेते हैं अणु। ठीक है, चलिए, लेकिन आपका सबसे सूक्ष्मतम कण कौन को होगा, आपका परमाणु होगा बस। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ये फिर इसके बाद आपका आता है डाल्टन। तो डाल्टन ने भी बताया था बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने भी 1808 ईस्वी में यही बात बताई कि आपका सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, वो परमाणु कहलाता है। तो फिर डाल्टन का पूछा जाए कि डाल्टन ने क्या बताया, तो डाल्टन नाम के वैज्ञानिक आए, उसने भी 1808 ईस्वी में क्या बताया, 1808 ईस्वी में बताया कि आपका जो भी पदार्थ है, कोई भी द्रव्य है, उसका सबसे सूक्ष्मतम कण जो है वो परमाणु कहलाता है। सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण। ठीक है भाई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका क्या कहलाता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, वो परमाणु कहलाता है। उन्होंने ये भी बताया कि इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्होंने ये भी पॉइंट बताया कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट आपका ये रहेगा कि इसने भी क्या बताया, डाल्टन ने, इन्होंने इसकी बहुत अच्छी प्रकार से इसकी व्याख्या कर दी और इसका जो है सिद्धांत दे दिया इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने यही बता दिया कि परमाणु को भी विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण भी क्या होता है, परमाणु होता है। ठीक है बच्चों, जितने भी आपके कोई भी भिन्न भिन्न तत्व है, कोई एक तत्व है, एक तत्व के सारे परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। इन्होंने बताया कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग तत्व के
सभी परमाणु भिन्न होते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बात भी बताई कि जो एक ही तत्व होगा, एक तत्व के जो सभी परमाणु होंगे, एक तत्व के अंदर परमाणु होंगे, परमाणुओं से मिलकर के क्या बना होगा, तत्व बना होगा, आपका पदार्थ बना होगा। किससे मिलकर के बना, तत्व परमाणुओं से मिलकर के बना। तो अगर एक तत्व बना हुआ है तो एक तत्व के जो परमाणु होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे बच्चों, आपके समान होंगे। लेकिन एक तत्व आपका कुछ और हो गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन हो गया, एक हीलियम ले लिया, तो इसके जो परमाणु होंगे वो अलग होंगे और इसके जो परमाणु होंगे वो अलग होंगे। तो इनका मतलब ये है कि अलग अलग तत्वों के जो सभी परमाणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसके परमाणु अलग होंगे और इसके परमाणु अलग होंगे। लेकिन अगर एक ही तत्व है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में बहुत सारे परमाणु होंगे बच्चों। ऐसे बहुत सारे परमाणुओं से क्या है, मिलकर के आपका हाइड्रोजन बना हुआ है। तो हाइड्रोजन के जो होंगे सारे परमाणु क्या होंगे, एक जैसे होंगे, एक समान होंगे। इतनी बात इन्होंने बताई है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आपका एक इसमें दिया गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो उसको देख लेते हैं हम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कैसे दिया इन्होंने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपसे पूछा जाए तो यहां पे याद रखना बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बच्चों। ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसको आपको समझना है। ये क्या बताया इन्होंने, बताया कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और उसमें बनने वाले उत्पाद दोनों का क्या होता है, द्रव्यमान समान होता है। जो अभिकारक भाग लिए, मान लिया कि 2H प्लस ऑक्सीजन, 2H यानी कि 2 हाइड्रोजन के प्लस 1 ऑक्सीजन का जब अभिक्रिया हो जाती है तो क्या बनाते हैं, H2O बन जाता है। तो इसका जो द्रव्यमान होगा और इसका द्रव्यमान होगा, दोनों के द्रव्यमान सेम होंगे, समान होंगे। देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, 16। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों, ये पूरा 2 + 16 बराबर कितना हो गया, 18। तो इधर तो 18 मिल गया। अब इधर कितना होगा, 2 हाइड्रोजन के 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन के 16। तो यहाँ से भी क्या हो गया, 2 + 16 बराबर कितना हो गया, 18। तो इसमें भी द्रव्यमान कितना हो गया, 18, और इसका भी द्रव्यमान आपका 18 हो जाएगा। तो यही क्या बताया गया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया गया कि द्रव्यमान संरक्षण का किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ होंगे और उसमें बनने वाले उत्पाद दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो ये बात आपकी बताई इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। ठीक है, थोड़ा स्पीड से यही चलेंगे, ऐसे ही समझते चलना, बस इसको नोट करते चलना ऐसे ही, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते चलना। ठीक है, इतना समय नहीं है कि आपको क्या करें, यहाँ पे थोड़ा समय लेकर के बताया जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका बताया जाता है, देखो आपकी सबसे पहले परमाणु की परिभाषा बता दी कि परमाणु क्या होता है, फिर परमाणु की आपकी स्ट्रक्चर बताई जाती है ये। ठीक है, परमाणु की स्ट्रक्चर, तो परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना आपकी बताई गई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आपको यहाँ पे देखना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या बताया गया, जो आपका एटम होता है, एटम, तो एटम में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, क्या क्या पार्टिकल्स पाए जाते हैं, किन पार्टिकल से मिलकर के जो है बना होता है, जो अलग नहीं हो सकते एटम से। देखो अलग नहीं हो सकते, केवल बना होता है, उसमें पाए जाते हैं किस चीज़ का समावेश होता है परमाणु में, लेकिन वे चीज़ इससे अलग नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बातें बताते हैं आपके एटम में। तो एटम में आपकी 3 चीज़ें पाई जाती हैं, 3 कणों से मिलकर के बना होता है आपका। ठीक है, सबसे पहले आपके बताएंगे आपका इलेक्ट्रॉन, क्या बना होता है बच्चों, सबसे पहला आपका इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा होता है इसमें प्रोटॉन, तीसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 3 कण पाए जाते हैं एटम्स में। ठीक है, एटम्स इनसे मिलकर के बना होता है। आपसे पूछा जाए कि एटम की जो त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या, तो वो कितनी होती है, तो एटम की जो परमाणु त्रिज्या होती है, यानी कि परमाणु त्रिज्या आपसे पूछा जाए, क्योंकि अगर एटम का हमें आकार नापना है तो यही पूछा जाता है कि अगर परमाणु का आकार
बताना हो तो वो किसके आधार पर बताया जाएगा, तो परमाणु की त्रिज्या के आधार पर हमें बताया जाता है। तो परमाणु की त्रिज्या कितनी बताई है, परमाणु की त्रिज्या बताइए 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है बच्चों, इतनी याद रखना, इतने मीटर आपके परमाणु की त्रिज्या बताई गई है। आपसे पूछा जाए परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, परमाणु में एक क्या होता है, नाभिक होता है, परमाणु नाभिक की त्रिज्या आपसे पूछा जाए तो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर, याद रखना बच्चों। ठीक है, तो ये परमाणु नाभिक की त्रिज्या मानी जाती है और ये मानी जाती है परमाणु की त्रिज्या मानी जाती है। ठीक है, सबसे छोटा परमाणु आपसे पूछा जाए तो ये सबसे छोटे की मानी जाती है। तो सबसे छोटा परमाणु आपका हाइड्रोजन माना जाता है। यही बताया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, हाइड्रोजन है, जिसकी सबसे छोटी क्या है, आपकी परमाणु त्रिज्या होती है लगभग 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है बच्चों, आइए अब यहाँ पे समझते हैं आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हो गया आपका। अब इलेक्ट्रॉन में क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले पूछते हैं आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी भाई, थॉमसन ने करी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी भाई, थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी थॉमसन ने कर दी। आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, देखो प्रोटॉन की खोज तो कर दी थी आपकी गोल्डस्टीन ने। किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, इसकी खोज तो कर दी थी आपकी गोल्डस्टीन ने कर दी थी। ठीक है, लेकिन इसका जो लगभग कब की थी इसने, 1886 में इसकी खोज कर दी थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी, लेकिन ये तो खोज की बात आती है। लेकिन आपसे पूछा जाए प्रोटॉन को नाम किसने दिया था, तो नाम किसने दिया था, आपका रदरफोर्ड ने दिया था भाई। रदरफोर्ड जो है प्रोटॉन को नाम दिया था कि प्रोटॉन, इसे कण को क्या कहेंगे हम, प्रोटॉन कहेंगे। तो वो किसने, रदरफोर्ड ने। आपने सुना हो कि इसने एक रदरफोर्ड का एक परमाणु मॉडल दिया गया था, तो वो किस आधार पे, उसने एक पतली परत ली थी, सोने की परत, उस पर क्या है, धनावेशित कणों का क्या कराया, उस पर बमबारी करा दी थी। उसमें देखा कि जब ये धनावेशित कण है वो इसके नाभिक से क्या है, इसके नाभिक से न टकरा करके उससे पहले ही मुड़ जाते थे, तो इसलिए उसने बताया कि इसके अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, तो ये किसने बताया था, आपका रदरफोर्ड ने बताया। इसी आधार पे क्या कर दिया, उसका नाम प्रोटॉन रखा गया था बच्चों। ठीक है, चलिए, तो नाम किसने दिया इसको, रदरफोर्ड ने दिया था। अब इसकी जो न्यूट्रॉन की खोज की थी आपके बच्चों, चैडविक ने की थी, चैडविक। ठीक है, कब की थी इसकी, 1932 में। 1932 में क्या की गई थी, चैडविक ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, थॉमसन ने की। लगभग ये कब की थी इसने, 1904 के लगभग की थी बच्चों। ठीक है, तो ये 1904 के लगभग की, 1932 में की। ठीक है, 1986 में की। तो ऐसे ऐसे हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन की हो गई, आपकी प्रोटॉन का हो गया, न्यूट्रॉन का हो गया। ठीक है, आपसे पूछा जाए जब आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, आपका द्रव्यमान पूछा जाए तीनों का, तो द्रव्यमान कितना होता है इसका। ठीक है, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा द्रव्यमान आपका न्यूट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन का होता है, फिर आपका इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ये देखना है कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इतना द्रव्यमान आपका इलेक्ट्रॉन का होता है और प्रोटॉन का बहुत है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि इसके जितने भी पॉइंट मैं करा रहा हूँ ये सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और एग्जाम्स में आएंगे। जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छी प्रकार से इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछिए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इसका द्रव्यमान इतना हो जाएगा। और आपसे न्यूट्रॉन का पूछा जाए, इसका होता है 1.673 × 10⁻⁻20, फिर 3 नहीं भाई 5 होगा, -27 किलोग्राम। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ सबसे ज़्यादा भारी कौन सा होगा, इसमें तीनों में सबसे भारी कण कौन सा माना जाता है, कौन सा भाग सबसे भारी होता है। तो सबसे भारी आपका ये 7.5 दिया आपको यहाँ पे, और ये 7.3, तो 7.5 वाला भारी होगा या 7.3 वाला। इसकी पावर तो -31 है, सबसे ज़्यादा पावर हो गई, इसलिए ये तो सबसे हल्का हो जाएगा। ये क्या होगा, इससे भारी, और ये इससे भी भारी। तो सबसे बड़ा कण कौन सा होगा, आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये तो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा, इससे भारी कौन सा आ गया द्रव्यमान में, इलेक्ट्रॉन के बाद आपका
प्रोटॉन, और इसके भारी कौन सा आ गया आपका न्यूट्रॉन। तो बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रॉन, अगर द्रव्यमान में क्रम पूछ लिया जाए कि सबसे भारी कौन सा होता है तो सबसे भारी आपका न्यूट्रॉन होता है, फिर प्रोटॉन उससे कम, फिर उससे कम भारी होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे इनके जो पूछे जाते हैं AMU में, ठीक है, किस में पूछे जाएं कि AMU में इनका द्रव्यमान आपसे पूछा जाए, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है बच्चों, देखो एटॉमिक मास यूनिट में आपका आता है कि इससे पूछा जाए कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1.008, ठीक है, AMU, ठीक है। और आपसे ये पूछा जाए 1.007 AMU, तो इतना क्या होता है आपका, इसको पूछा जाए जो प्रोटॉन होता है इसका द्रव्यमान AMU में माना जाए, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं इसको, तो कितना होगा इतना। लेकिन अगर इसको पूछा 0.000549 AMU, अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसमें पूछा जाए एटॉमिक मास यूनिट में इतना, और आपका प्रोटॉन का इतना होता है, और आपका न्यूट्रॉन का इतना होता है AMU में, ठीक है। तो AMU को देख लेते हैं कि एक AMU कितने के बराबर होता है। एक AMU बराबर होता है 672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो इतना बच्चों याद रखना है, एक AMU कितने के बराबर होता है, कितने किलोग्राम के बराबर एक AMU होता है। इसका मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो ये कितने के बराबर होता है आपका 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर आपका AMU होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, जितने भी आपके पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। NTPC के एग्जाम में एग्जाम में आपको मिलेगा, ये जितनी भी शिफ्ट होंगी हर शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन इसमें से जरूर मिलेगा केमिस्ट्री का आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है। अब चार्ज की बात आ जाती है कि चार्ज बताइए इसमें, ठीक है बच्चों, चार्ज बताइए कि चार्ज कितना कितना होता है इनका। ठीक है बच्चों, चलिए चार्ज बताइए, चार्ज कितना होगा, आवेश होता है इन पे, आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम कुलाम, ठीक है बच्चों, क्या होता है कुलाम, सुना हो आपने, ठीक है। ये एक मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, ठीक है। ऐसे ही प्रोटॉन में क्या होता है +1.67 लिख लेते हैं इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, ठीक है। तो ये होता है इस पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश पूछ ले, लेकिन यहाँ पे याद रखना है आपको, ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पर निगेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे क्या होता है, केवल आवेश ऋणात्मक और धनात्मक होता है, लेकिन परिमाण में अगर आपसे पूछा जाए कि परिणाम में क्या होते हैं, परिमाण में ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। परिमाण इसका भी इतना ही है और परिमाण इसका भी इतना ही होता है, केवल यहाँ पे माइनस होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये दोनों बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इस पर कितना होता है, इस पर 0 होता है, ठीक है। और आपको अगर इसे पूछा जाए कि ये क्या होता है, जो आवेश होता है एक ESU यूनिट होती है आपकी, ESU, ठीक है। क्या होती है बच्चों, एक ESU होती है, ध्यान से समझिए यहाँ पे ESU, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में आपसे पूछा जाए कि ये कितना होता है, ये माइनस होगा आपका 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ठीक है बच्चों। इतने ESU बराबर होता है आपका इतने कुलाम के, ठीक है। अगर इसमें आ जाए आवेश, ये आवेश ही है दोनों, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आ जाएगा आपका इतने ESU, ठीक है। अगर ये पूछे इतने ESU आ जाएगा, वो तो 0 है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है आपका, सिर्फ ये दो याद रखने हैं कि इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज कितना हो गया, इतने ESU के बराबर होता है प्रोटॉन का। अगर कुलाम में दिया जाए तो कुलाम में ये आपको याद रखना है, ESU में दिया जाए तो ये याद रखना है,
ठीक है, कूलाम के लिए ये और एसयू के लिए इतना याद रखना है, इतने में से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं अब आगे। ये हो गया, इसको नोट करते रहना भाई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से समझना बच्चों इसको, आगे जो मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखिए एक नियम दिया गया इसमें, सोमरफील्ड के नियम, एक सोमरफील्ड के द्वारा एक नियम दिया गया 1919 में, सोमरफील्ड का सिद्धांत। सोमरफील्ड का सिद्धांत आपको पढ़ना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत पूछा जाता है। कब दिया इसने? 1919 में दिया गया बच्चों। ये 1919 में सोमरफील्ड का सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत में क्या बताया गया आपको सिर्फ ये समझना है। ठीक है, इस सिद्धांत में इसने बताया कि जो आपके परमाणु होता है, परमाणु में ये परमाणु है आपका बच्चों। ठीक है, परमाणु, अब इसमें क्या होता है, एक नाभिक होता है, ये हो गया नाभिक। ठीक है, वो रदरफोर्ड का नियम बताएंगे, आगे आगे जब चलेंगे तो उसके आधार पे आपका सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये समझते चलना है। अभी इसने बताया कि सोमरफील्ड ने बताया कि आपका जो परमाणु होता है इसमें कक्षाएं होती हैं, ये कक्षाएं होती हैं आपकी। ठीक है, इस तरह से कक्षाएं होती है। परमाणु में क्या होती है? एक कक्षा, इसे के कहा जाता है, इसे के, एल, एम और इसको एन। इस प्रकार से आपकी क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। और इन कक्षाओं में भी बताया कि ये कक्षाएं किस में बटी होती हैं। इनको सेल भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाएगा? इनको सेल कहा जाता है, सेल। तो ये सेल किस में बटी होती है? ये सेल सब सेल में, किसमें? सब सेल में विभाजित होती है, सब सेल में डिवाइड होती है। इनमें क्या पाए जाते हैं? आपके सेल के अंदर सब सेल पाए जाते हैं, इन्होंने बताया। ठीक है, तो सब सेल यानी कि जो ये आपके सेल है इनके अंदर भी क्या पाई जाती है? सब सेल पाए जाते हैं, या उपकोष कहा जाता है बच्चों इनको, उपकोष। ठीक है, इनको कोष भी कहा जाता है, कोष, या कक्षा भी कहा जाता है, या आपको ऑर्बिट भी इनका नाम होता है बच्चों, ऑर्बिट। ये सब इसी को कहा जाता है। इंग्लिश में ऑर्बिट भी और सेल भी कहा जाता है, कोष और कक्षा। ठीक है, कक्षा का मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिट, और कोष का मतलब सेल। ठीक है, और सब सेल को उपकोष कहा जाता है। तो यानी कि सेल के अंदर क्या पाई जाती हैं? उपकोष पाए जाते हैं। उस किसने बताया? ये बताया आपका सोमरफील्ड ने। तो सोमरफील्ड से आपसे पूछा जाए कि सोमरफील्ड का सिद्धांत क्या था, कि सोमरफील्ड ने ये बताया कि आपकी जितने भी कक्षाएं होती हैं, कोष होती हैं, उसमें क्या पाया जाता है? उसके अंदर आपके उपकोष पाए जाते हैं। ठीक है, उपकोष क्या होते हैं अब देख लेते हैं यहाँ पर। उपकोष, उपकोष जैसे आपका एस, पी, डी और एफ सुना है, 1s2, 2s2, 2p3, 2p6, 3s2, इस तरह से सुना है आपने। तो वो आपके क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। ठीक है, ये कोष होते हैं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे समझते चलना है आपको कि उपकोष हो गए। अब उपकोष के अंतर्गत ही क्या पाए जाते हैं? आपके ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। इन उपकोष में क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, ऑर्बिटल्स होते हैं आपके ये तो। और ठीक है, इनमें क्या पाए जाएंगे? ये आपके सब सेल है, तो सब सेल में कुछ ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, इनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल्स आपसे पूछा जाए कितने कितने होते हैं? इसमें जो आपके ऑर्बिटल होंगे, इसमें तो एक ऑर्बिटल होता है बच्चों। ठीक है, कितना होगा? एक।